Move forward. Okay. Okay. The today's discussion is on the topic role of RTI in cyber world. There are two keywords here. First is cyber world. The second is role of RTI in it. So we should understand what the cyber world is. We should understand what the RTI is, and then we'll see how the RTI is linked with cyber world and how RTI can be used in combating with the financial frauds, which Mr. Sanjay was explaining a short while ago. So first we'll talk about cyber world in the next slide. Man has always been a social animal. हम बोलते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में मिलता जुलता है सबसे, तभी इसकी लाइफ चलती है. इस तरह से होता था. लोग फेस्टिवल्स करते थे, बहुत सारी इवेंट्स होती थी, सोशल एनिमल था मैन. बट जैसे जैसे इंटरनेट का एक्सेस बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया का एक्सेस बढ़ता जा रहा है, वी आर नाउ बिकमिंग साइबर बीइंग्स, नॉट द ह्यूमन बीइंग्स. हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है वो साइबर वर्ल्ड में ही हम स्पेंड कर रहे होते हैं. दो लोग साथ में बैठ भी रहे होते हैं तो अपने अपने मोबाइल में लगे होते हैं. ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं. तो अब हम देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग्स की बजाय हम धीरे धीरे सोशल एनिमल की बजाय हम साइबर बीइंग्स की तरफ शुरू हो रहे हैं. और साइबर वर्ल्ड में क्या है कि कोई जोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है कि ये इंडिया है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, यूएस है. सारा कुछ, कोई बाउंड्री नहीं है जोग्राफिकल बाउंड्री. साइबर वर्ल्ड एक साइबर वर्ल्ड है. कहीं से भी कोई नेट से कनेक्ट हो जाए वर्ल्ड वाइड वेब से, तो सब एक साथ जुड़े हुए हैं. अब इन साइबर स्पेस जो है, साइबर वर्ल्ड है, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, कुछ खराब चीज़ें भी होंगी. इनको गवर्न करने के लिए साइबर लॉज होने चाहिए कि हमारा कंडक्ट कैसा होगा, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं. इसके लिए कुछ रेगुलेशंस होना चाहिए, कुछ रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए. बहुत सारी चीज़ें हमारी इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं. ई कॉमर्स है, हमारी शॉपिंग्स होती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो हम जनरेट करते हैं, इसको हम डालते हैं नेट पे, कॉपीराइट वगैरह हुआ. मैंने जैसे संजय जी ने बताया कि मैंने एक बुक लिखी है, वो बुक पूरा का पूरा मेरा खुद का लिखा हुआ एक एक कंटेंट है. उसमें जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो सब मेरी है, कॉपीराइट मेरा है. अगर इसको कॉपी करके कोई और अपने नाम से बेचे या कहीं और उसको पब्लिश करे विदाउट माई परमिशन, तो वो कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन कर रहा है. तो इसको भी सेव करने की ज़रूरत है. और साइबर लॉज अगर नहीं होंगे तो इन सबको मिसयूज करना आसान हो जाएगा किसी के लिए भी जो इंटरनेट एक्सेस करके कहीं से भी कुछ डेटा उठा सकता है. इसके अलावा कुछ डेटा हमारे पास गवर्नमेंट के पास है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास है. अगर उनको सेफगार्ड नहीं किया गया तो किसी भी हाथ में पड़ जाएंगे. हमारे बैंक अकाउंट डिटेल्स, हमारे आधार कार्ड, हमारे बायोमेट्रिक लोगों के हाथ में पड़ जाएगा. इससे उनका जो प्रोटेक्शन है वो नहीं हो पाएगा और उसका मिसयूज हो पाएगा. तो इसके लिए हमें साइबर लॉज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. ऐसा मेरा मानना है कि शायद कल के लेक्चर में, अगर वो लेक्चर हुआ है, तो आपको साइबर लॉज और साइबर क्राइम के बारे में पहले ही बताया जा चुका है, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में ही इसको कवर करूंगा. साइबर क्राइम क्या है? जैसे जैसे हमारा साइबर वर्ल्ड एक्सपेंड कर रहा है, जैसे जैसे हमारा इंटरनेट एक्सेस बढ़ रहा है लोगों तक, जो पिछले 2-3 सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है इंडिया में, वैसे वैसे साइबर क्राइम बढ़ने शुरू हुए हैं. इंटरनेट पे कुछ भी किया जाता है, कुछ भी गलत हो, कुछ भी गलत कर दिया जाए, उसका बड़ा फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस होते हैं. बहुत जल्दी ही वो चीज़ें इधर उधर शेयर हो जाती हैं. अब व्हाट्सएप पे एक फेक न्यूज़ डालो, फेसबुक पे एक फेक न्यूज़ डालो, वो सर्कुलेट होने में टाइम नहीं लगेगा. एक बार निकल गया तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल है. और सबसे बड़ा इसमें डिसएडवांटेज ये है कि जो भी ये काम करता है फेक न्यूज़ को फैलाने का या फिर कुछ क्राइम करने का, किसी का अकाउंट हैक कर रहा है, किसी का फाइनेंशियल डिटेल्स हैक कर रहा है, एक एनोनिमस अकाउंट होता है, वो एक एनोनिमिटी है, लोग देख नहीं पाते कौन कर रहा है. तो ये बहुत बड़ा फैक्टर उनके लिए हो जाता है क्राइम कर भी लेने का और बच लेने का. जो हमारे कन्वेंशनल लॉज हैं, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी वगैरह, ये सफिशिएंट नहीं है इनसे टैकल करने के लिए. हमें अलग साइबर लॉज की ज़रूरत है. और इसी के क्रम में 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इंडिया में आया था. अभी भी वो सिंगल इकलौता एक ऐसा एक्ट है जिसपे कि साइबर क्राइम्स वगैरह को लेके कुछ उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. एक डेटा प्रोटेक्शन बिल भी करके एक आया था, अभी तक वो पास नहीं हुआ है, उस पर भी गवर्नमेंट अभी काम कर रही है. संजय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो. You are audible, sir. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट करना है. हाँ, साइबर क्राइम्स कई टाइप के होते हैं. पहला है साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल. किसी के पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, प्राइवेट इंफॉर्मेशन निकाल ली गई, उसकी पब्लिक इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल ली गई, उसका मिसयूज किया जा रहा है. फेसबुक पे, अलग जगह अकाउंट पे किसी को स्टॉक किया जा रहा है, किसी के फाइनेंशियल डिटेल निकाल के उसके एटीएम से फ्रॉड हो रहा है. ये सब जो भी चीज़ें हैं, किसी का अकाउंट हैक हो जा रहा है, ये हमारे इंडिविजुअल साइबर क्राइम है अगेंस्ट इंडिविजुअल. यहाँ तक कि किसी की ट्विटर पे ट्रोलिंग भी की जा रही है, कुछ गालियाँ, कुछ गंदे शब्द लिखे जा रहे हैं किसी सेलिब्रिटी के अगेंस्ट, वो भी साइबर क्राइम ही है.
किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में। अगर वो कंप्लेन करेंगे तो आर्टिकल सेक्शन 66 आईटी एक्ट में उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है जो लोग ऐसा कर रहे हैं। दूसरा होता है साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब कि कंप्यूटर और जो भी हमारे स्टोरेज की चीजें हैं, नेटवर्क है हमारे कंप्यूटर का, उस पर कोई अटैक कर रहा है, उसको वंडलाइज करने की कोशिश कर रहा है, कुछ वहां से हैक करने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो जाता है। और साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट के जो डेटा है, गवर्नमेंट का जो नेटवर्क है, उसमें कोई हैक करना चाह रहा है गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये थोड़ा लार्जर लेवल का क्राइम है, इसे एक्ट ऑफ वॉर की श्रेणी में भी डाला जाता है, कैटेगरी में डाला जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल में हम देख सकते हैं साइबर हरासमेंट एंड स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, हैक वैक कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड के जो फ्रॉड होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स की स्पूफिंग होती है, वो हमारे साइबर क्राइम में आता है इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट। जो हमारे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं वो हमने बताया, जैसे कंप्यूटर वंडलिज्म, साइबर एंड टाइपो स्क्वेटिंग। इसमें कोई टेक्निकल टर्म है, इसकी मुझे डीडोएस अटैक की मीनिंग नहीं पता, मुझे लगता है संजय जी मुझे हेल्प कर देंगे, मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया इसके बारे में देखूं। बाकी वायरस ट्रांसमिशन, जो वायरस वगैरह बना के प्रोग्राम वो डाल देते हैं कंप्यूटर नेटवर्क वगैरह में, हैकिंग करते हैं, ये सब हमारा साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। और साइबर क्राइम्स अगेंस्ट गवर्नमेंट भी यही है कि जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट की, उसको किसी भी तरीके से हैक करना, उनके कंप्यूटर को हैक करके, या जैसे भी साइबर टेररिज्म फैलाना, साइबर वारफेयर शुरू करना है। अभी हमारे पास एक मेल आया था कि चाइना की तरफ से कुछ ऐसा अटैक होने वाला है, कोविड-19 की government.in की कोई ईमेल है, उससे कुछ ईमेल आएगा, लिंक पे आप क्लिक मत करना, ऐसा करके काफी बैंक की तरफ से भी, ऑफिशियल होम मिनिस्ट्री की तरफ से आया था कि ऐसा कुछ पॉसिबल है। ये एक एग्जांपल है साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, वो हमारा प्राइमरी सोर्स है साइबर लॉ का इंडिया में। ये 17 अक्टूबर 2000 में इंडिया में इनेक्ट हुआ था। बेसिकली इसमें जो ई कॉमर्स हमारे देश में चल रहा है, फ्लिपकार्ट, अमेजन और सारी चीज़ें यहाँ से हम शॉपिंग किया करते हैं, इसको लीगल रिकॉग्निशन देने के लिए था। इससे पहले ये चीज़ें हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं थी। इसके अलावा इस एक्ट में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको क्राइम की डेफिनेशन में डाला गया है कि ये क्राइम होगा और उसके लिए कैसे सजा मिलेगी, कैसी पनिशमेंट होगा, उसका उसमें प्रोविजन दिया हुआ है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे ये इंटरनेट आना शुरू हुआ है, पहले की जो पीएचडी की थीसिस होती थी, पीएचडी रिसर्च वर्क होता था, वो लोग लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे, समझते थे चीज़ों को, उसके हिसाब से तैयार करते थे। आजकल की पीएचडी थीसिस या रिसर्च वर्क होता है, वो हम गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं, चीज़ें मिल जाती हैं, या कहीं और से भी सर्च करते हैं, किसी और सर्च इंजन पे, वहाँ से निकाल लेते हैं, साइंटिफिक पेपर्स निकालते हैं, और ज़्यादातर आप देखोगे कॉपी पेस्ट हो जाता है। कॉपी पेस्ट होकर ये प्लेगरिज्म की कंडीशन में आता है। अभी दिल्ली में ही आपने न्यूज़ पढ़ा होगा, ये कुछ कॉलेजेस हैं वहाँ पे, 2-3 कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए, उनके प्रोफेसर्स के खिलाफ अभी रिसेंटली ये केस चल रहा है प्लेगरिज्म का। उन्होंने अपनी जो रिसर्च की है किसी और को कॉपी करके अपने उसमें कर लिया। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो वायलेशन होता है 3 तरह से हो सकता है। कॉपीराइट लॉ, जो कि हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर कोडिंग, वेबसाइट्स वगैरह में जो कंटेंट है, सेलफोन में जो कंटेंट है, ये जो तैयार किया जा रहा है मेन कंटेंट, ये हमारा कॉपीराइट में आता है। बाकी डोमेन नेम्स हुआ, और आपका जो हार्डवेयर होगा वो किस टाइप का होगा, देखने में कैसा होगा, उसकी बॉडी कैसी होगी, ये चीज़ें पेटेंट और ट्रेडमार्क में आ जाती हैं। ट्रेडमार्क होता है कि इस पर सिंबल कैसा होगा, क्या कुछ, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में इसको भी सेव करना जरूरी है साइबर क्राइम के इस एज में। डेटा प्रोटेक्शन, कुछ डेटा है हमारे पास जो हम डिफरेंट स्कीम्स के लिए गवर्नमेंट के पास अवेलेबल कराते हैं, वो डेटा गवर्नमेंट के पास स्टोर होता है। आप देख लीजिए, हमारा अगर हमने आधार में अपना बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसके बाद हमारा वो आधार लिंक्ड है हमारे बैंक अकाउंट से, आधार लिंक्ड है हमारे गैस सिलेंडर्स, एलपीजी कनेक्शन से, आधार लगभग हर जगह लिंक्ड है, हमारे पैन कार्ड, हमारे आईटीआर, हर जगह से। तो अगर इस डेटा को ठीक से प्रोटेक्ट ना किया गया, तो अगर किसी ने इसको हैक कर लिया, तो वो बुरी तरह से हमारे पूरे नेटवर्क को बर्बाद कर देगा, हमारे अकाउंट से पैसे चले जाएंगे, हमारा पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा, इररिप्रेजेबल लॉस हो जाएगा। तो उसको बचाए रखना भी बहुत जरूरी है डेटा प्रोटेक्शन में। डेटा प्राइवेसी में ये है कि जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे होते हैं, गवर्नमेंट लॉयर्स से हम अपना कुछ कंसल्ट कर रहे होते हैं केस को लेके, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं, बाकी हम नहीं चाहते किसी पब्लिक में आए। हमारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, हमारे मेडिकल रिकॉर्ड्स क्या हैं, हमारी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या है, और लीगल केसेस में हमारे ऊपर हमने क्या कुछ किया है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन हम नहीं चाहते कि पब्लिक में आए। हम चाहते हैं प्राइवेट रहे, हमारे केवल वकील और डॉक्टर के पास ही रहे। इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को एक कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है, ये इन्फॉर्मेशन अंडर फिड्यूशरी कैपेसिटी बोलते हैं।
जो विश्वास में दी गई हो जानकारी किसी को, ये इन्फॉर्मेशन होती है। डॉक्टर पे हम विश्वास करके देते हैं, हमारे फायदे के लिए वो काम करता है। वकील को हम विश्वास करके देते हैं, वो हमारे फायदे के लिए काम करता है। ये चीजें फिड्यूशियरी कैपेसिटी में इंफॉर्मेशन होती है, इनको बोलते हैं। और अभी पुत्तु स्वामी जजमेंट आया था आधार को लेके अभी 2 साल पहले, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि राइट टू प्राइवेसी जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, और अगर फंडामेंटल राइट है तो ये कोई छीन नहीं सकता जब तक कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो प्राइवेसी वही है कि हम डिफाइन करेंगे कि कितने वो एक्सटेंट क्या होगा हमारी इंफॉर्मेशन या डेटा का जो कि मुझसे रिलेटेड है, और वो उसको शेयर किया जाए, या हम डिफाइन करेंगे। हमारे जो पासवर्ड्स है बैंक अकाउंट के, हमारे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये हम नहीं देना चाहेंगे किसी को। इसको प्राइवेट रखना, इसको सेफ रखना बहुत आवश्यक है। जैसे जैसे हमारा इंटरनेट का दायरा बढ़ रहा है, लोगों तक इंटरनेट का एक्सेस बढ़ रहा है, हमारा ये जो इम्पोर्टेंस और स्कोप है साइबर लॉ का, वो दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। और हम आज की डेट में देखें तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा काम ऑनलाइन शॉपिंग से ही हो रहे हैं। ज़्यादा चीज़ें, हमें व्हीकल चाहिए तो OLX पे नहीं, ओला पे और उबर पे हम यूज़ कर लेते हैं। सामान खरीदना है सेकेंड हैंड तो OLX स्टिकर पे दौड़ा करते हैं। सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है, हमारी इंटरनेट शॉपिंग वगैरह सब कुछ, बैंकिंग, शेयर मार्केट, एवरीथिंग। तो इनका सेफ रहना बहुत ज़रूरी है साइबर लॉज के लिए। अब हम आते हैं RTI। RTI क्या है? ये थोड़ा सा देखा जाए तो साइबर से थोड़ा सा अगेंस्ट है। RTI है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत ये है कि अगर कोई सिटीजन कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है जो गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट को वो इन्फॉर्मेशन उस सिटीजन को प्रोवाइड करनी है। मोटा मोटी चीज यही है बस। ये प्राइवेट सेक्टर में लागू नहीं होता है। कोई गवर्नमेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर कोई लेना चाहे सिटीजन, तो उसे मिल जाएगी। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो गवर्नमेंट होती है वो टैक्स पेयर की मनी से चलती है। तो टैक्स पेयर जो मनी दे रहा है, गवर्नमेंट उसके हिसाब से काम कर रही है। तो टैक्स पेयर को अधिकार है जानने का कि उसके पैसे को कहाँ कैसे इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट, उस पैसे से क्या फैसिलिटीज क्रिएट कर रही है, क्या एक्शन ले रही है, वो सब जानने का अधिकार है जनता को। ये इसका बेसिक थ्योरी है। जो प्रियम्बल है RTI एक्ट का, वो ये कहता है कि डेमोक्रेसी रिक्वायर्स एन इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन which are vital to its functioning and also to contain corruption and to hold government and their instrumentality accountable to the governed। मतलब डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि जो हमारे सिटीजन हो, जो हमारी सिटीजनरी है, वो इन्फॉर्म्ड हो, उनको इन्फॉर्मेशन हो कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। लोग अच्छा कर रही है गवर्नमेंट की, बुरा कर रही है, तभी जानेंगे जब उनके पास, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होगी। जब इन्फॉर्मेशन की जो इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट की, वो ट्रांसपेरेंट होगी, लोगों तक पहुंचेगी। तो इसकी फंक्शनिंग के लिए भी जरूरी है डेमोक्रेसी की, और साथ ही साथ करप्शन को रोकने के लिए भी जरूरी है। गवर्नमेंट जिन लोगों पर शासन कर रही है उनके लिए अकाउंटेबल होना उसका बहुत जरूरी है, और इसके लिए ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। और इसी पर्पज से RTI एक्ट 2005 में लाया गया था। जब RTI एक्ट आया 2005 में, तो उस एक्ट में प्रोविजन था कि अगर RTI एक्ट का किसी और एक्ट के साथ में कोई कंफ्लिक्ट होता है कि इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है कि नहीं करनी है, या कैसे करनी है, प्रोसीजर क्या होगा, तो ऐसे केस में RTI एक्ट जो होगा वो दूसरे एक्ट जो भी बात हो रही है उसको सुपरसीड कर जाएगा। तो अब अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया है 2000 में और RTI एक्ट आया सन 2005 में, तो अब जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो RTI एक्ट चूंकि बाद में आया है, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को भी सुपरसीड कर जाएगा। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इसे ज्यादा पावरफुल माना जाएगा। ये ध्यान में रखने वाली चीज है। तो RTI एक्ट को इस स्लाइड में मैंने बस 2-3 कुछ कीवर्ड्स के साथ एक लाइन में डिफाइन कर दिया है। इसको अगर आप लगा सकें प्रीएम्बल के बाद में देख रहे हो तो, राइट ऑफ एन इंडियन सिटीजन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन which is not exempted from disclosure from a public authority to which the RTI Act is applicable within the specified time period। बस RTI यही है, राइट टू इंफॉर्मेशन का मेन मतलब ये है। पहले तो इस मैंने बोर्ड में कर रखा है, अगर आप देखो तो इंडियन सिटीजन को ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप कोई और बाहरी देश के लोग इंडिया में रह रहे हैं, चाहे वो एम्बेसी में रह रहे हो, चाहे वो किसी भी शॉर्ट टर्म असाइनमेंट पे आए हो, प्रोजेक्ट पे आए हो, यहाँ जॉब करने आए हो, एजुकेशन के लिए आए हो, वो अगर गवर्नमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहेंगे तो उन्हें RTI एक्ट के अंतर्गत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बिकॉज दिस एक्ट इज अवेलेबल ओनली फॉर द इंडियन सिटीजन। दूसरा, इन्फॉर्मेशन वही मिलेगी जो कि डिस्क्लोजर से एग्जेम्प्ट नहीं है। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आगे बताऊंगा आपको, जिन्हें कहा गया है कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती RTI में, क्योंकि इनको देने से नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। तो हमें वही इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो कि एग्जेम्प्टेड नहीं है। और किससे मिल सकती है? पब्लिक अथॉरिटी से। पब्लिक अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट के वो डिपार्टमेंट जिन पर RTI एक्ट एप्लीकेबल है।
जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट के, इनका आरटीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में इनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कौन कौन से हैं, लिस्ट दी हुई है। उसमें 22 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जिसमें आरटीआई एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। जनरली वो इंफॉर्मेशन ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सीआरपीएफ, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रॉ, इन टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको नहीं मिलेगी, इन ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो पहले हम केवल उन ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो कि आरटीआई के दायरे में आते हैं। तो जो नहीं आते वो सेकंड शेड्यूल ऑफ आरटीआई एक्ट में दिया हुआ है कौन कौन से नहीं आते हैं, पहली चीज ये। दूसरा, जिनमें इंफॉर्मेशन मिलेगी उनमें भी हमें उस टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती जो कि डिस्क्लोजर से एग्जम्प्ट है, नहीं दे सकते, उसको मना है, उसको प्रकट नहीं किया जा सकता है। ऐसी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी उस डिपार्टमेंट से भी जहाँ पे आरटीआई लगती है, और इंफॉर्मेशन केवल उनको मिल सकती है जो इंडियन सिटीजन है। अब इंफॉर्मेशन क्या है इसको भी डिफाइन कर रखा है एक्ट में, वो मैं आगे चलता हूँ बताता हूँ आपको। अब देखिए इसे, पहले आपको ये जानना है कि आरटीआई एक्ट में इंफॉर्मेशन मिलती कैसे है। जो भी व्यक्ति, जिस भी पर्सन को इंफॉर्मेशन चाहिए, अ पर्सन हु डिजायर्स टू ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन शैल मेक अ रिक्वेस्ट टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ द कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी। मतलब जिस भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उसमें पता कीजिए कि जन सूचना अधिकारी कौन है, और उसके पास एक एप्लीकेशन दीजिए कि मुझे फला 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 सूचना चाहिए, पॉइंट वाइज बता दीजिए मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए। द आरटीआई एप्लीकेशन शैल स्पेसिफाई द पार्टिकुलर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सॉट देयरइन। आरटीआई एप्लीकेशन में हमें साफ साफ मेंशन करना है कि क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, और इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमें रीजन नहीं देना होता है कि हमें क्यों चाहिए। हम इंडियन सिटीजन हैं, सरकार हमारे पैसों से चल रही है, हमें अधिकार है जानने का कि सरकार क्या कर रही है। हमें नहीं बताना है रीजन कि हम क्यों चाहते हैं, हम बस चाहते हैं, बस इतनी सी बात सफिशिएंट है। An RTI applicant is not required to give any reason for requesting the information or any other personal details. केवल हमें अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस देना होता है, फोन नंबर दे सकते हैं जिससे कि हमारे घर पे लेटर आ जाए। इसके अलावा हमें अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती है इन्फॉर्मेशन मांगते समय। ये हमने बताया था कि सेक्शन 24 एक्ट में दिया हुआ है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, वो आरटीआई के दायरे में नहीं आते हैं। ऐसे 22 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन अगर इन ऑर्गेनाइजेशन में भी करप्शन या ह्यूमन राइट वायलेशन का केस है तो इन्हें भी आरटीआई के दायरे में जब लेटर आएगा, रिक्वेस्ट आएगी, तो इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन या ह्यूमन राइट्स वायलेशन से रिलेटेड होनी चाहिए, तभी मिलेगी, नहीं तो नॉर्मली वो नहीं मिलती है। अब आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन पे। सेक्शन 2F जो है आरटीआई एक्ट का, ये बोलता है इन्फॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म। देखिए कितना लार्ज चीजें हैं, एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म including records, document, memos, emails, opinion, advices, press releases, circular, orders, logbooks, contracts, reports, papers, samples, models, यहाँ तक कि data material held in any electronic form and information related to any private body which can be accessed by the public authority under any law for the time being force. Devin मतलब कहने sir, का कि ये पहले can you tell me the PPT slide number? 20 20. Page number 20. The title is information. Title is information. Okay. Okay. Okay sir. तो आप इंफॉर्मेशन देखिए, इसमें बड़ा वाइड डेफिनेशन दिया हुआ है इंफॉर्मेशन का। इसने बोला कोई भी मटेरियल किसी भी फॉर्म में अगर गवर्नमेंट के पास में है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, रिकॉर्ड्स हो, मेमोज हो, ईमेल हो, कुछ भी हो, वो हम आरटीआई से ले सकते हैं। इसमें मैंने बोल्ड में कर रखा है ईमेल को, क्योंकि हमारा ये साइबर से रिलेटेड चीजें हैं। ईमेल, अगर आपको ईमेल की कॉपी भी मांगनी है जो गवर्नमेंट एक्सचेंज कर रही है किसी के साथ, वो भी आपको मिल सकती है। यहाँ तक कि उनके कंप्यूटर में, गवर्नमेंट के कंप्यूटर में जो डेटा मटेरियल रखा हुआ है, डेटा मटेरियल हैंड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, वो भी आप आरटीआई से मांग सकते हैं। और जनरली ये कहा जाता है, या मैंने भी कहा है, कि ये केवल गवर्नमेंट सेक्टर पे लागू होता है, आरटीआई प्राइवेट में नहीं होता है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट बॉडी है जो कि गवर्नमेंट के रूल्स के तहत गवर्न होती है और उसे अपनी पीरियोडिकली एनुअल रिपोर्ट्स या 6 मंथली रिपोर्ट सबमिट करनी होती है गवर्नमेंट के पास, तो आप उस रिपोर्ट की कॉपी गवर्नमेंट से मांग सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो आप वहाँ पे आरटीआई तो नहीं लगेगी, लेकिन अगर वो कंट्रोल में आ रहे हैं जिला विद्यालय निरीक्षक के, तो आप जिला विद्यालय निरीक्षक के ऑफिस में आरटीआई लगा के उस पर्टिकुलर स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, अगर उस स्कूल ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है तो। यह चीज है। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि इन्फॉर्मेशन मैंने पहले बता दिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन को कई चीजों में डिफाइन किया गया है। केवल ये
कुछ कागजात लेने से जरूरत संबंधित नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेने से संबंधित नहीं है। आप उनके डॉक्यूमेंट्स का, रिकॉर्ड्स का, यहाँ तक कि कोई काम हो रहा है उसका इंस्पेक्शन भी कर सकते हो आरटीआई एक्ट में। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है, सेक्शन 2J दिया हुआ है कि राइट टू इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स द राइट टू इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स, और यहाँ तक कि ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, फ्लॉपी, टेप्स, वीडियो कैसेट एंड इन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। आप चाहें कि आपको सॉफ्ट कॉपी में ईमेल में प्रोवाइड करें तो प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मोड में है। आपको अगर सीडी फॉर्म में चाहिए तो सीडी फॉर्म में आपको मिल जाएगा। इफ दैट इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर इन एनी अदर डिवाइस, तो अगर उनके पास सॉफ्ट कॉपी में इन्फॉर्मेशन है तो आप आरटीआई लगा के सॉफ्ट कॉपी में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कहीं पे सड़क वड़क बन रही है, सैंपल वहां पे यूज हो रहा है, आपको लग रहा है सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज हो रहा है, तो वहां आरटीआई लगा के आप उनके वर्क का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं उसकी, आप कराना चाहें किसी लैब में। अब आते हैं एग्जम्पशंस में। संजय जी प्लीज आप एग्जम्पशन वाली स्लाइड पे आ जाइए, अगर नहीं हो तो 22 नंबर है ये। हेलो। हाँ डन सर, डन। ओके, मैंने बोला कि वो इंफॉर्मेशन केवल आपको मिलेगी जो कि एग्जेम्प्टेड नहीं है। तो साइबर लॉ के टर्म में हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो आरटीआई में हमें नहीं मिल सकती है। सेक्शन 81A में दिया हुआ है वो इंफॉर्मेशन जिससे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी अगर ये अफेक्ट हो रही है प्रुडेंशियली तो ये नहीं दी जाएगी। सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक इंटरेस्ट अगर हमारे देश के अफेक्ट हो रहे हैं किसी इंफॉर्मेशन के देने से तो वो नहीं दिए जाएंगे। किसी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ हमारे अगर रिलेशन खराब हो जाएंगे उस इंफॉर्मेशन के देने से तो वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। आपको याद होगा कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ के बारे में या लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बारे में जो आरटीआई लगाई जाती है उस पर बार बार वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन किसी गवर्नमेंट ने इंडिया को प्रोवाइड तो की है लेकिन वो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, उनको बोला है कि आप डिस्क्लोज नहीं करोगे। तो हमारे पास तो है लेकिन पब्लिक के पास नहीं। ये सेक्शन 81A में इसको नहीं दे सकते चाहे आप कितने भी आरटीआई लगा लो। सेक्शन 81B ये बोलता है कि अगर किसी इंफॉर्मेशन को कोर्ट ने मना कर रखा है देने से तो वो इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी आरटीआई में। थर्ड ये बोलता है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे देने से पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो जाता है वो नहीं देना है। ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है टर्म। चौथे पे आते हैं 81D, ये इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये आपको नहीं देना है। तो मैंने जैसे साइबर लॉ में बताया था आपको कि साइबर लॉ में बड़ा जरूरी है कुछ ऐसे लॉज होने चाहिए जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बचा के रखें, सेव करके रखें। तो आप आरटीआई में भी देखिए, आरटीआई में डिस्क्लोजर तो है इन्फॉर्मेशन का, दे सकते हैं, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। उन इन्फॉर्मेशन में है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से इन्फॉर्मेशन जो रिलेटेड होंगी वो नहीं दी जाएंगी। फिर आते हैं ई पे, इसमें लिखा हुआ है कि जो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में इंफॉर्मेशन है, जैसे मैंने बोला डॉक्टर के पास, वकील के पास, जो सरकारी डॉक्टर, सरकारी वकील के पास किसी पेशेंट की या मुवक्किल की इंफॉर्मेशन है तो वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी चाहे आप कितनी भी आरटीआई लगा ले, क्योंकि वो उनकी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में विश्वास के लिए इंफॉर्मेशन दी गई। जी पे आते हैं, सेक्शन 81G, इसमें है कि वो इंफॉर्मेशन जिसके ओपन हो जाने से किसी की लाइफ या फिजिकल सेफ्टी को नुकसान पहुंच रहा हो। मान लीजिए किसी ने मुखबरी करके पुलिस को कुछ इंफॉर्मेशन दी किसी अपराधी के बारे में, हम कह रहे विकास दुबे के बारे में किसी ने इंफॉर्मेशन दे दी कि उज्जैन में वो पड़ा हुआ है, कोई फूल वाला ना बताता, कोई माली ना बताता, ऐसे ही कोई इंफॉर्मेशन दे देता। तो ये सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है कि किसने इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आरटीआई लगा के हम यही मांगने लगे कि किसने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी और उसका नाम हम डिस्क्लोज कर दें तो उसकी पर्सनल सेफ्टी एंडेंजर हो जाएगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आरटीआई में नहीं मिलेगी आपको। दूसरा, अगर कोई जांच चल रही है, अभी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, किसी अपराधी को पकड़ा गया है या किसी व्यक्ति के खिलाफ चार्ज लगा रहे हैं, हो सकता है निर्दोष भी हो वो, लेकिन उसके खिलाफ जो चार्जशीट अगर फाइल नहीं हुई है तो उस समय आप आरटीआई लगा के पूछो कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन क्या है, तो वो नहीं बताई जाएगी, क्योंकि चांसेस हैं कि उससे इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर, वो उसको प्रोसेस को इम्पीड कर देगा। तो चार्जशीट दाखिल होने से पहले एफआईआर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। चार्जशीट फाइल होने के बाद आप ले सकते हैं। वैसे ही जो मिनिस्टर्स आपस में डिस्कशन करते हैं, कैबिनेट पेपर्स होते हैं डिफरेंट कमिटीज के, वो जब तक डेलिबरेशंस चल रहे हैं उस पर, जब तक कि फाइनल डिसीजन नहीं आया है तब तक उस पर आरटीआई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। एक बार डिस्कशन हो गया, फाइनल डिस्कशन हो गया, डेलिबरेशंस हो गए, फिर आप आरटीआई लगा के मांग सकते हो, मिल जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब आ रहा है सेक्शन 81J।
अगर आप में से किसी ने RTI लगाई है तो ज्यादातर RTI आपकी रिजेक्ट होती है केवल इस पे सेक्शन 81J पे। ये है इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच हैज नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट। मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो मैंने पहले भी बात की, और वो अगर कोई RTI लगा के दूसरा व्यक्ति मांग रहा है तो ये इंफॉर्मेशन तब तक नहीं देनी है जब तक कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व ना हो। नहीं तो ऐसी इंफॉर्मेशन को अगर हम दे देंगे तो ये उस इंडिविजुअल की प्राइवेसी का अनवारंटेड इन्वेजन होगा। और पहले ही हम बता चुके हैं कि राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन भी नहीं दी जाएगी। सेक्शन 8(1)(a)(2) ये कहता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो एग्जामिशन की कैटेगरी में तो आती है लेकिन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, कोई बड़ा करप्शन हुआ है, कोई बड़ी चीजें हैं जिसमें कि उस इंफॉर्मेशन का पब्लिक होना जरूरी है। अब मान लीजिए किसी इंसान के पास क्या क्या संपत्ति है, क्या प्रॉपर्टी है, तो ये तो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसकी। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसके पास आय से अधिक संपत्ति है, बहुत ज्यादा इधर उधर संपत्ति, उसने बहुत ज्यादा कमा रखा है करप्शन से, तो ऐसी इंफॉर्मेशन का पब्लिक होना कोई उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर इसमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो इसको हम कर सकते हैं, इसको डिस्क्लोज। सेक्शन 10 ये बोलता है कि कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि मिक्स्ड होती हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दे भी सकते हैं, कुछ नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन दोनों साथ में हैं। तो ऐसे केस में जो दे सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को निकाल के दे सकते हैं, बाकी को इंफॉर्मेशन को ढक के उसकी फोटोकॉपी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अटेंडेंस रजिस्टर है, एक अटेंडेंस रजिस्टर में 20 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस है। अब उसमें किसी एक स्टूडेंट को लगता है कि उसकी अटेंडेंस सही मार्क नहीं की गई है, कुछ गलत मार्क किया, उसने अपनी अटेंडेंस का रिकॉर्ड मांगा, तो अगर उसे पूरे पन्ने की फोटोकॉपी दे देंगे RTI में, तो बाकी के 19 बच्चों की भी उनके पास अटेंडेंस चली जाएगी, जो कि उन बच्चों के जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके अटेंडेंस जो दे दी जाएगी, उनकी प्राइवेसी का ये वायलेशन है, तो उनको मना कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी खुद की अटेंडेंस मांग रहा है उसको मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो उसकी खुद की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मांग रहा है तो देनी है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम कुछ पेपर वगैरह लगा के, प्लेन पेपर, बाकी के अटेंडेंस को ढक देंगे और फोटोकॉपी मशीन में केवल उसकी अटेंडेंस निकालेंगे जो RTI से मांग रहा है, जो उसकी खुद की अटेंडेंस है। तो ये सीवियरिटी का क्लॉज है, सीवियरिटी का इसमें सेक्शन 10 में दे सकते हैं। तो बताने का मतलब केवल इतना है कि जनरली अब देखो तो RTI एक्ट जो होता है इंफॉर्मेशन को देने में बिलीव करता है, जो भी मांगे सिटीजन दे दो। और साइबर लॉज में ये है, हम चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है या कुछ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में है या गवर्नमेंट की कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो पब्लिक तक नहीं जाएगी, तो उसका मिसयूज हो जाएगा, साइबर क्राइम हो जाएगा। तो इसको बैलेंस किया गया है RTI एक्ट में बड़े ब्यूटीफुली तरीके से। सेक्शन 8 में एग्जम्पशन दे रखा है कि ये इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाएंगी। उसके अलावा सेक्शन 24 में बोल रखा है कि 22 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उनको नहीं दिया जाएगा। ऐसी इन्होंने सेफगार्ड्स ले रखे हैं। अब आते हैं, एक और टर्म होता है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, सेक्शन 11 में इसके बारे में RTI एक्ट में दिया हुआ है। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है जो किसी डिपार्टमेंट के पास तो है लेकिन उस डिपार्टमेंट ने क्रिएट नहीं की है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट ने उसे दी है और देते वक्त उसे कॉन्फिडेंशियल भी बताया है, तो आप RTI लगा के उस डिपार्टमेंट से उस इंफॉर्मेशन को तब तक नहीं ले सकते जब तक कि जिस डिपार्टमेंट ने वो इंफॉर्मेशन दी थी वो अपना कंसेंट न दे दे। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम हुआ, किसी रिक्रूटमेंट में पता चला कि कोई सॉल्वर बैठ गया था, किसी ने इम्पर्सनेशन करके किसी और का एग्जाम दे दिया। शक हुआ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को लेके, सिग्नेचर को लेके, फॉरेंसिक के पास हम नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में हमने वो भेज दिया डेटा की इसकी जांच के लिए। अब जिसने उसे डेटा भेजा है उसने उसको भेजा, भेजते समय कॉन्फिडेंशियल लिखा होगा, तो हम नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में RTI लगा के नहीं पूछ सकते कि जो फला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने आपके पास डेटा भेजा है उसकी रिपोर्ट की कॉपी हमें प्रोवाइड करें। वो आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, उनके पास डेटा है बट वो दूसरे डिपार्टमेंट ने इनके पास भेजा है कॉन्फिडेंशियल बोल के, तो ये थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन में होगा और ये तब तक आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे जब तक कि पहला वाला ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंसेंट ना दे दे कि हाँ ठीक है ये इन्फॉर्मेशन आप दे दो। तो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन यही है, और वो कंसेंट अगर दे देगा 10 दिन के अंदर कि दे दो या ना दो, जैसा भी वो देगा उस हिसाब से उस पर फिर एक्शन लिया जाएगा। ये थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है। तो बेसिकली RTI एक्ट के ये प्रोविजन है जो हमारे इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर या डिस्क्लोजर ना करने से बेसिकली गवर्न करते हैं। RTI एक्ट है क्या, मतलब कैसे इसके लिए अप्लाई करते हैं, प्रोसीजर क्या है और क्या फर्स्ट अपील होती है, सेकंड अपील होती है, वो सारी चीजें अलग हैं, वो एक प्रोसेस का पार्ट है। आज का डिस्कशन का वो टॉपिक नहीं है, हमें साइबर लॉ से रिलेट करके इसे देखना था। तो आज के लिए बस इतना ही है। अब हम आते हैं इस पे कि
संजय जी प्लीज वाली स्लाइड पे आ जाइए, रोल ऑफ आरटीआई इन साइबर वर्ल्ड। हमारा स्लाइड नंबर 28 है। डन सर। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो आरटीआई एक्ट में हमने देखा कि इनफ सेफगार्ड्स पहले से ही है, कैसे किसी इंडिविजुअल के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है वो है। हम आरटीआई में इन्फॉर्मेशन तो दे रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ों को बचा ले रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। वैसे ही इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस की जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है उनको हम नहीं देते हैं, और फिड्यूशरी कैपेसिटी में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमें नहीं देना है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब हम देखेंगे कि आरटीआई को यूज कैसे कर सकते हैं अगर कोई साइबर क्राइम हो गया है तो। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस पता नहीं कितने सालों से, 4-5 सालों से मैं देख रहा हूँ, एटीएम क्लोनिंग का है। एटीएम क्लोनिंग काम कैसे करती है? जैसे कोई एटीएम मशीन है, ज्यादातर रिमोट एरियाज में ऐसा देखने को मिलता है। एटीएम मशीन में कुछ शातिर अपराधी हैं, साइबर क्रिमिनल्स बोलिए आप उनको, वो क्या करते हैं एटीएम के अंदर ही एक स्किमिंग डिवाइस लगा देते हैं वहां पर जहां अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं, और उस स्किमिंग डिवाइस से वो उस कार्ड के डेटा को कॉपी कर लेते हैं। साथ ही साथ वहां पे एक माइक्रो कैमरा फिट करते हैं, जिससे कि आप अपना पिन जब इंसर्ट कर रहे होते हो तो उस टाइम के हिसाब से वो माइक्रो कैमरा से देख लेते हैं कि आपने क्या पिन एंटर किया है। तो उनके पास दोनों इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है, कार्ड की भी कि कार्ड की क्या डिटेल है, नंबर क्या है, और उसका जो भी उसका सिक्योरिटी फीचर्स हो, और साथ ही साथ इनके पास पिन की इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। और इन दोनों के बेसिस पे एक नया कार्ड तैयार करते हैं, डुप्लीकेट कार्ड। आपका कार्ड आपके पास होता है, आप उसे लगता है कि आपकी जेब में, आपके वॉलेट में सेफ पड़ा हुआ है, लेकिन एक दूसरा डुप्लीकेट कार्ड तैयार हो जाता है और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से फिर उससे पैसे निकाले जाते हैं। ये मैं आपको अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। एटलीस्ट कुछ नहीं तो 5 केसेस में मैंने ऐसे एटीएम क्लोनिंग के केसेस को सॉल्व किए हैं और लोगों को उनके पैसे वापस दिलाए हैं। किसी का मतलब कार्ड दिल्ली का था, उसके पैसे पहले दिल्ली में निकले, उसके बाद फिर हरिद्वार में निकले, उत्तराखंड में निकले, फिर शिमला में निकले, संजौली में निकले, ऐसे कर करके वो इंसान हर दिन मूवमेंट कर रहा था, और मैक्सिमम लिमिट जो होती है एक दिन की 10,000 या 25,000 जो भी, उसके हिसाब से निकालते हुए आगे बढ़ रहा था, जब तक कि उसने अकाउंट पूरा खाली नहीं कर दिया। ऐसे ही कानपुर का केस था, एक कैनरा बैंक पनकी का, वहां क्या किसी ने एटीएम क्लोन किया, उसको फिर उसने पहले पनकी में निकाला, फिर कानपुर सेंट्रल पे निकाला, फिर फतेहपुर गया, फिर वो बिनकी गया, फिर लौट के आया, ऐसे कर करके उसने 2,63,000 रुपए निकाले उस अकाउंट से। तो ये एक एटीएम क्लोनिंग का केस है। मैं इसे साइबर क्राइम की श्रेणी में इसलिए रखता हूँ क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, इंटरनेट का यूज हुआ है, और ये पिन वगैरह, माइक्रो कैमरा वगैरह से उन्होंने किया हुआ है। तो इसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है अगर आपके साथ किसी ऐसे के साथ एटीएम क्लोनिंग का फ्रॉड हो जाए? सबसे पहले 3 दिन के अंदर अंदर आप अपने बैंक को रिटर्न में इसकी इन्फॉर्मेशन दें कि मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है, मेरे अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं। जनरली आपके मोबाइल पे एसएमएस वगैरह आ जाएगा, अगर मोबाइल नंबर अपडेटेड है तो उसके बेसिस पे जाके आप कंप्लेन लिखाएं। जब भी कंप्लेन लिखाएं बैंक में, जरूर से जरूर आप उनसे एक रिसीविंग जरूर ले लें उस पर कि आज की डेट में आपने कंप्लेन रिसीव करा दिया है, नहीं तो बाद में बैंक बोलेगा कि आपने उनको इन्फॉर्म नहीं किया था और आपका क्लेम नहीं बन पाएगा। ऑनलाइन अगर टोल फ्री नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं कंप्लेन का, तो रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर ले लें। 15 दिन तक वेट करें, ऐसा जनरल कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन एक लेमन है कि 15 दिन तक आप वेट कर लें, थंब रूल। फिर 15 दिन के बाद एक आरटीआई एप्लीकेशन लगा के आप देख लीजिए कि क्या एक्शन लिया गया, पूछ लीजिए बैंक से। वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आते हैं तो जनरली आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। वो जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके बेसिस पे आप आरबीआई को अप्रोच करिए। आरबीआई में बैंकिंग लोकपाल होता है, बैंकिंग ओम्बड्समैन, उस पर आप कंप्लेन डालिए कि हमारे साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हो गया था, हमने बैंक को इन्फॉर्म किया था बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, हमने आरटीआई लगाई तो ये इन्फॉर्मेशन मिली है, इसके बेसिस पे आप मेरा पैसा दे दो। करीब 2.5-3 महीने लगते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन को एक्शन लेने में, तो उस पर फिर आपका पैसा आ जाना चाहिए नॉर्मली। कई केस में आता है, कई में नहीं आता है। अभी तक मुझे लगता है मैंने 17-18 लोगों को उनके पैसे वापस दिलाए हैं, कई लाखों में मतलब इसका अमाउंट है। नेक्स्ट स्लाइड में न्यूज़पेपर की कटिंग है जो मतलब दैनिक जागरण कानपुर में छपी थी, इसके बारे में मेरी, आईआईटीएन के जुनून से निकलने लगी एटीएम में डूबी रकम। देख पा रहे हैं संजय जी आप किसी से? स्लाइड नंबर 32। यस सर, इट्स विजिबल। हाँ, तो ये इन्हीं केसेस के बारे में थी। 2015 से लेके अभी 2020 तक भी लगातार ऐसे केसेस आ जाते हैं मेरे पास। और जनरली आरटीआई जब लगाते हैं आप तो इन्फॉर्मेशन मिलने में 30 दिन लगता है। आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो 30 दिन में आप फर्स्ट अपील करते हैं, फिर 30 दिन में उधर से जवाब मिलता है, फिर उससे भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं आप तो फिर सेकेंड अपील भी डालते हैं, रिजर्व बैंक में डालते हैं। अल्टीमेटली 7-8 महीने लग जाते हैं हर केस में। तो बेटर है कि अपने चीज़ों को सेफ रखें किसी भी तरीके से, जिससे लोग पालते न जाना पड़े, और जाना पड़ा तो फिर तो टाइम लगेगा ही। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। आजकल मुझे जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं मेरे पास, कई बार फ्रॉड हो रहे हैं ओएलएक्स को लेके।
कुछ लोगों को वहां से कुछ सामान खरीदना होता है या बेचना होता है, प्रोस्पेक्टिव बायर या सेलर मिल जाते हैं और फिर वो बिना सामान को देखे बोल देते हैं ठीक है, ओके है, हम इसे ले लेंगे, अच्छा लग रहा है, फोटो ठीक लग रही है। कोई बोलता है आके देख भी लो, तो नहीं नहीं ठीक है। और कई बार अपना क्रेडेंशियल अच्छा दिखाने के लिए बोलते हैं हम आर्मी में हैं, हमारी पोस्टिंग है, हमारे पास टाइम नहीं है, इतना तो विश्वास कर ही सकते हो आर्मी पे। तो लोग करते हैं जो भी, फिर वही उनका गूगल पे का कोड आता है, पेटीएम का कोड आता है, क्यूआर कोड इंस्टॉल करो, ओटीपी करो, उतने में पैसा कट जाता है। और जब कट जाता है तो फिर मेरे पास केस आता है, भैया ऐसा हो गया। कई बार एनी डेस्क करके कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने को बोलते हैं, एप्स, और उससे वो रिमोट कंट्रोल ले लेते हैं इसका, उनके मोबाइल का या कंप्यूटर का, उससे वो कर लेते हैं। दूसरा केवाईसी के नाम पर बड़ा कॉमन है कि किसी को फोन करके बोलो आपका डेबिट कार्ड बंद होने वाला है या आपका खाता बंद होने वाला है। पेटीएम को लेके भी काफी चला कि आपका केवाईसी बंद होने वाला है, लिंक पे क्लिक कर दो आपका हो जाएगा, और क्लिक करने के बाद फिर सामने वाले ने उसका कंट्रोल ले लिया और पैसे चले गए। ऐसे केसेस हो रहे हैं, आपको थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है, थोड़ा सा विजिलेंट होना जरूरी है हम लोगों को। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि इसमें बैंक की लायबिलिटी नहीं है। एटीएम तक तो बैंक की लायबिलिटी होती है, एटीएम कार्ड की, कि उनकी मशीन थी, अगर किसी ने स्कैमिंग कर ली, किसी ने उसमें हाँ? छेड़छाड़ कर ली, हेलो, किसी ने उसमें छेड़छाड़ कर ली एटीएम मशीन में, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये बैंक की मशीन है, बैंक का सीसीटीवी कैमरा है, बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। बट इस केस में जहां हम खुद ओटीपी दे देते हैं अपना या क्यूआर कोड इंस्टॉल कर लेते हैं, तो गलती हमारी होती है। तो ऐसे केस में केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि साइबर क्राइम को रिपोर्ट किया जाए, कुछ एक्शन हो चाहे ना हो, लेकिन रिपोर्ट होगा तो एटलीस्ट कुछ एक्शन होना शुरू होगा। अगर ये इंसिडेंट अनरिपोर्टेड हो जाएंगे तो गवर्नमेंट के पास भी डेटा नहीं होगा कि ऐसा कुछ हुआ था। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए कि पुलिस के साथ एक एफआईआर लिख लीजिए। हो सकता है कि आपके बगल वाली पुलिस चौकी में, थाने में एफआईआर न लिखे, बोले कि आप डिस्ट्रिक्ट में वहां जाइए, मेन मुख्यालय में, वहां साइबर सेल है, तो वहां जाके कंप्लेन लिखा दीजिए और कुछ कुछ दिनों में जाके उनका फॉलोअप कीजिए कि क्या एक्शन लिया गया है। अगर वो जवाब ना दे तो यहाँ पे फिर आरटीआई यूजफुल है, आप आरटीआई लगा के उनसे पूछिए इन्होंने क्या एक्शन लिया है, वो आपको जवाब देंगे। तो ऐसे करके आप इससे साइबर क्राइम से निपट सकते हैं आरटीआई की मदद से। तो इतना ही है आरटीआई और साइबर क्राइम से रिलेटेड। साइबर क्राइम एक अलग चीज है, साइबर वर्ल्ड एक अलग चीज है, आरटीआई एक अलग चीज है। साइबर वर्ल्ड क्या है, पूरी दुनिया से रिलेटेड है, इसमें प्राइवेट, सरकारी, इंडिया, अमेरिका सारा इन्वॉल्व है। आरटीआई का दायरा बड़ा लिमिटेड है कि हमारा ये केवल इंडिया, वो भी इंडिया में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो भी वो डिपार्टमेंट जहाँ आरटीआई में इंफॉर्मेशन मिल सकती है, वो भी वो इन्फॉर्मेशन जो एग्जम्प्टेड नहीं है। तो बहुत ही इसका जो इंटरसेक्शन देखेंगे, ए इंटरसेक्शन भी तो बहुत ही कम आता है। तो उसके हिसाब से पीपीटी मैंने आज प्रिपेयर किया और आपके सामने पेश किया है। मेरी आरटीआई की एक बुक है अमेजन पे, अगर आप स्लाइड नंबर 36 पे देखें संजय जी, विजिबल है सर। ये बुक हाँ, ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है अमेजोन पे, और कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसे जाके ऐसे सर्च कर सकते हैं कीवर्ड में, देवेंद्र कुमार सिंह के नाम से भी मिल जाएगी और इस नाम से भी। इसमें पूरा कायदे से आरटीआई के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है कि प्रोसीजर क्या है, क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, और फ्लो चार्ट बना के दिया हुआ है कैसे क्या होते हैं। और एक एक चीज, फिड्यूशरी रिलेशनशिप और पर्सनल इंफॉर्मेशन और पब्लिक अथॉरिटी इंफॉर्मेशन, इस पर मैंने क्लियर कट इसमें मेंशन कर रखा है कोर्ट केसेस को, कि कोर्ट क्या बोलता है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं, किस टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, ये हमारा इसमें साफ साफ दिया हुआ है। तो आप, अगर आपको ठीक लगे तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही है। अभी